हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन सीख रहे थे कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें। और अपन ने सीखा था बच्चों, जैव विविधता के संरक्षण के दो तरीके हैं, एक स्वस्थानीय संरक्षण और एक बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण के जितने भी तरीके थे वो बच्चों मैं आपको सिखा चुका। आज अपन पढ़ेंगे ex-situ कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब बच्चे, परिभाषा मैंने आपको इसकी पहले बता दी थी। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते किसको हैं? इसमें पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके अन्य सुरक्षित आवास में मानव की देखभाल में रखा जाता है। समझ में आया बच्चों? मतलब संकटग्रस्त पादप हो चाहे जंतु हो, उनको उनके प्राकृतिक आवास से अलग कर लिया जाता है और अलग करके अन्य सुरक्षित आवास में, ह्यूमन केयर में, मानव की देखभाल में रखा जाता है। और आजकल बच्चों इसी चीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या? संकटग्रस्त जीवों को परिबद्ध घेरे में रखने की बजाय बाह्य स्थानीय संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लियर? एक परिबद्ध घेरे में जीवों को, जातियों को रखने की बजाय बाह्य स्थानीय संरक्षण को वर्तमान में ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखो बच्चों, बाह्य स्थानीय संरक्षण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, नंबर 1, जूलॉजिकल गार्डन या जंतु उद्यान। जूलॉजिकल गार्डन या जंतु उद्यान, ठीक है। ये विशेष उद्यान होते हैं जिनमें विलुप्तप्राय या संकटग्रस्त प्राणियों को मानव की देखरेख में प्राकृतिक आवास जैसी परिस्थितियों में
रखा जाता है। क्लियर? ऐसे प्राणी जो संकटग्रस्त हैं, विलुप्ति का खतरा झेल रहे हैं, या ऐसे मान लो जो प्राकृतिक आवासों में विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, केवल ऐसी जगहों पर ही बचे हुए हैं, ऐसे उद्यानों में, ऐसे स्थानों में मानव की देखरेख में उनके लिए प्राकृतिक आवास जैसी दशाएं बनाने का प्रयास किया जाता है और वहां पर उनको सुरक्षित रखा जाता है। नंबर 2, बॉटेनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान। ठीक है, सेम ही चीज हो जाएगी, बस किसके लिए? सेम, फॉर प्लांट्स। यही काम बच्चों किसके लिए किया जाएगा? प्लांट्स के लिए किया जाएगा बॉटेनिकल गार्डन में। नेक्स्ट, थर्ड, पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अंडों को शरीर से बाहर प्रयोगशाला दशाओं में निषेचित करवाना। ठीक है, इस चीज को क्या कहा जाएगा बच्चों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब युग्मनज बनेगा, युग्मनज से नया जीव बनेगा, तो उनको फिर सुरक्षित रख लिया जाता है। अगले मेथड की अगर अपन बात करें, टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन के द्वारा भी जीवों का बहुगुणन करके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा और अन्य विधियां देखें, जैसे युग्मक, वीर्य, जीन, बीज बैंक। ठीक है, ये काम बच्चों अत्यंत ही निम्न ताप परिरक्षण किया जाता है। आप जानते भी होंगे बच्चों, क्रायो प्रिजर्वेशन, नाम भी सुना होगा आपने, क्रायो प्रिजर्वेशन, निम्न ताप परिरक्षण। इसमें -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तरल नाइट्रोजन में, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तरल नाइट्रोजन में युग्मकों को, पादपों के बीजों को, वीर्य, बीजाणु, जीन आदि सब चीजों को बच्चों लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं बच्चों, ये सारे तरीके किसके हो जाएंगे? बाह्य स्थानीय संरक्षण के। सिंपल सा अंतर है जो मैं आपको पहले ही बता चुका। स्व स्थानीय संरक्षण में जो जीव जिस प्राकृतिक आवास में पाया जाता है उसको वहीं पर संरक्षित सुरक्षित किया जाता है, लेकिन बाह्य स्थानीय संरक्षण में जीव को उसके प्राकृतिक आवास से अलग करके और दूसरे सुरक्षित आवास में रख लेते हैं। मानव की देखभाल में क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। और बच्चों ध्यान रखना, इस चैप्टर में से अगर आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जैव विविधता संरक्षण के जो तरीके हैं, यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है। ठीक है, आपको मान लो जैव विविधता संरक्षण के तरीके दे दिए जाएं, एक तरफ है कॉलम मैच करो, कौन सा बाह्य स्थानीय तरीका है, कौन सा स्व स्थानीय तरीका है, ये सब चीजें बच्चों आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो ये जैव विविधता संरक्षण के जो तरीके थे वो कंप्लीट होते हैं। अब बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं इसी चैप्टर से संबंधित, जिनका अध्ययन अपन और कर लेते हैं।
देखो बच्चों, अब जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इस बायोडाइवर्सिटी की बच्चों कोई राजनीतिक सीमा नहीं होती है। भाई जैव विविधता बच्चों संपूर्ण विश्व की है, ठीक है, और पूरे के पूरे विश्व को ही मिलकर जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में प्रयास भी करना चाहिए। तो अपन जैव विविधता को किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत नहीं बांध सकते हैं। समय समय पर विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा कई सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और लगातार सतत प्रयास किए जाते हैं जैव विविधता को बचाने के। ऐसे ही कुछ सम्मेलनों के उदाहरण अपनी पुस्तक में दिए हुए हैं, उनकी अपन बात करते हैं। नंबर 1, ब्राजील का शहर था बच्चों रियो डी जेनेरियो। रियो डे जेनेरियो में 1992 में ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, द अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। एक क्वेश्चन तो बच्चों यही बन सकता है, पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ? रियो डे जेनेरियो में। कहां का शहर है? ब्राजील का। कब हुआ? 1992 में। और इस सम्मेलन में यह आह्वान किया गया कि हमको जैव विविधता को संरक्षित करने के उपाय विकसित करने चाहिए और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, उसका संरक्षण करते हुए लाभ लेने पर विचार करना चाहिए कि जैव विविधता को कोई खतरा भी ना हो और अपने को फायदा भी होता रहे। इस मुख्य रूप से इन कारणों की वजह से इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इसके अलावा दूसरा देखो बच्चों, अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, इस शहर में सम्मेलन हुआ था 2002 में। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 में सम्मेलन हुआ था, ठीक है, सतत विकास पर शिखर सम्मेलन। सतत विकास पर शिखर सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग शहर में वर्ष 2002 में, जिसमें दुनिया के 190 देशों ने शपथ ली थी क्या कि वर्ष 2010 तक जैव विविधता में कमी के कारणों पर नियंत्रण करेंगे या उनमें क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा। ऐसी शपथ 190 देशों के द्वारा ली थी और कमी लाई जाएगी। जैव विविधता में जो कमी हो रही है, जैव विविधता गिरने की जो दर है, उसमें चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे प्रादेशिक प्रदेश स्तर पर हो, जैव विविधता में क्षति की दर को कम किया जाएगा। कब तक? वर्ष 2010 तक। इस प्रकार की शपथ इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के 190 देशों ने ली थी। क्लियर? इसके अलावा देखो बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, इसको भी समझते हैं बच्चों। देखो, रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ा पुस्तिका। रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ा पुस्तिका। देखो बच्चों, ये जो पुस्तिका है
IUCN, IUCN आप जानते ही हो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN के द्वारा निर्देशित पुस्तिका जिसमें विलुप्त अथवा विलुप्ति का खतरा झेल रही जातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, ऐसी जातियां जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, जिन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, रिसेंट जो जातियां विलुप्त हुई है, इन सब की सूची उपलब्ध करवाई जाती है बच्चों, किसके द्वारा? रेड डाटा बुक के द्वारा। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि साहब रेड डाटा बुक में किन की सूची होती है, और ये पुस्तिका किसके द्वारा निर्देशित होती है? IUCN के द्वारा निर्देशित होती है। ठीक है, अब इस पुस्तिका के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए, इन इंडिया, भारत में अगर देखा जाए तो बच्चों स्तनधारियों की, अगर भारत में देखा जाए तो स्तनधारियों की लगभग 350 जातियां पाई जाती है। स्तनधारियों की 350 जातियां पाई जाती है, जिनमें से 53 जातियां, अच्छी तरह से ध्यान रखना, लुप्त होने की कगार पर है। जिनमें से 53 जातियां लुप्त होने की कगार पे है। तो इतनी पाई जाती है और इतनी विलुप्त होने की कगार पे है। तो इस प्रकार की सूची बच्चों किससे मिलेगी? रेड डाटा बुक से मिलेगी। यहीं अगर देखें, इंडिया में पक्षियों की 1224 जातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 69 जातियां लुप्त होने की कगार पर है। आ रही बात समझ में? टोटल अगर देखें IUCN के अनुसार 172, अच्छी तरह से ध्यान रखना बच्चों, IUCN के अनुसार 172 प्राणी जातियां, एनिमल स्पीशीज भारत में संकटग्रस्त हैं, एंडेंजर्ड। ठीक है, जिनका मतलब भविष्य में वो विलुप्त हो सकती है। तो अगर IUCN के अनुसार देखा जाए तो 172 एनिमल स्पीशीज भारत में संकटग्रस्त है। कितनी कितनी है? 2 का डाटा तो सामने निकल के आ ही गया। अगर स्तनधारियों की बात करें तो बच्चों 53, स्तनधारियों की बात करें तो 53, पक्षियों की बात की जाए 69, सरीसृप की बात की जाए 23, उभयचर की बात की जाए 3, मछलियों की बात की जाए 2, और अकशेरुकियों की लगभग 22 जातियां। तो ये डाटा आपको ध्यान रखने हैं। IUCN के अनुसार भारत में 172 एनिमल स्पीशीज संकटग्रस्त है, एंडेंजर्ड है, भविष्य में विलुप्ति का खतरा उन पर मंडरा रहा है। ठीक है, जिनमें से 53 स्तनधारियों की है, 69 पक्षियों की है, 23 सरीसृपों की है, 3 उभयचरों की है, 2 मछलियों की है, और 22 जातियां अकशेरुकियों की है। क्लियर? ये सूची IUCN के द्वारा उपलब्ध करवाई गई। अब बच्चों ये जो रेड डाटा बुक है, लाल आंकड़ा पुस्तिका है, इसको बनाने के उद्देश्य क्या क्या है, थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लग भी गया होगा। देखो बच्चों, रेड डाटा बुक
बनाने का उद्देश्य क्या क्या है। नंबर 1, सबसे पहले उद्देश्य पर ध्यान देंगे बच्चों, विश्व भर में जातियों की संकटग्रस्तता का मापन। विश्व भर में जातियों की संकटग्रस्तता का मापन किया जा सकता है। नंबर 2, दूसरा उद्देश्य, जैव विविधता में कमी की वैश्विक सूची उपलब्ध करवाना। जैव विविधता में कमी की वैश्विक सूची उपलब्ध करवाना। और नंबर 3, विलुप्ति के निकट जातियों की पहचान करना। विलुप्ति के निकट जातियों की क्या करना बच्चों, पहचान करना। तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखने हैं। रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट जो बनाई जाती है उसका उद्देश्य क्या होता है, विश्व भर में जातियों की संकटग्रस्तता का मापन किया जाए कि साहब कितनी जातियां हैं, कौन कौन सी जातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं। जैव विविधता में कमी की वैश्विक सूची उपलब्ध करवाना, साहब कितनी कमी हो चुकी है, कौन कौन सी जातियां विलुप्त हो चुकी है। और विलुप्ति के निकट, विलुप्ति का जो खतरा झेल रही है जातियां, उनकी क्या करना, पहचान करना। ये सब बच्चों रेड डाटा बुक बनाने के उद्देश्य हो जाएंगे। अब बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी है, नहीं, अभी जैसे विलुप्त जाति किसको कहा जाए, वन्य जीवन में विलुप्त किसको कहें, अत्यधिक संकटग्रस्त किसको कहें, संकटग्रस्त किसको कहें, सुभेद जाति किसको कहें। तो बच्चों ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी मैं आपको और समझा देता हूं। देखो बच्चों, कुछ टर्म्स हैं, पहले टर्म्स के नाम लिख देता हूं। नंबर 1, विलुप्त जातियां। नंबर 2, वन्य जीवन में विलुप्त। नंबर 3, अत्यधिक संकटग्रस्त। नंबर 4, संकटग्रस्त। और नंबर 5, सुभेद जातियां। संकटग्रस्त जातियां, अत्यधिक संकटग्रस्त जातियां, वन्य जीवन में विलुप्त जातियां, विलुप्त जातियां। अब देखो बच्चों इनका मतलब क्या है, एक एक को अपन समझते हैं। विलुप्त जाति किसको कहा जाएगा, जिस जाति का एक भी सदस्य जीवित ना बचा हो। जिस जाति का एक भी सदस्य जीवित ना बचा हो, उस जाति को बच्चों क्या कहा जाएगा, विलुप्त जाति कहा जाएगा। वन्य जीवन में विलुप्त जाति किसको कहा जाएगा, ऐसी जाति जिसकी
ऐसी जाति जिसकी खोज में, ऐसी जाति जिसकी वन्य जीवन में खोज में असफलता मिले। ऐसी जाति जिसकी वन्य जीवन में खोज में असफलता मिले। इसका मतलब कि जैसे मान लो कोई जूलॉजिकल गार्डन है या कोई अन्य सुरक्षित आवास है, वहां पर तो मान लो वो प्रेजेंट है, लेकिन वो जाति अब वन्य जीवन में नहीं देखी जा रही, या वन्य जीवन में खोजने का प्रयास किया गया तो वो वहां पर नहीं मिल रही है। ऐसी जाति को बच्चों क्या कहेंगे? वन्य जीवन में विलुप्त जाति। ठीक है। अत्यधिक संकटग्रस्त जातियां किनको कहेंगे? जो कि वन्य अवस्था में प्रेजेंट है, वर्तमान में वन्य अवस्था में प्रेजेंट है, वह फ्यूचर में विलुप्ति का खतरा झेल रही है। वर्तमान में तो वन्य अवस्था में प्रेजेंट है, वर्तमान में वन्य अवस्था में प्रेजेंट है, पाई जाती है, लेकिन निकट भविष्य में उन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी जो जातियां होगी उनको कहा जाएगा बच्चों अत्यधिक संकटग्रस्त जातियां। नेक्स्ट देखो, संकटग्रस्त जातियां निकट भविष्य में जिन पर विलुप्त होने का खतरा हो। निकट भविष्य में विलुप्त मतलब वर्तमान में तो उनकी संख्या पर्याप्त है, लेकिन निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा बना हुआ हो। भाई अत्यधिक संकटग्रस्त इसी का बढ़ा हुआ रूप है। वर्तमान में वन्य अवस्था में प्रेजेंट है, संख्या कम पाई जाती है, फ्यूचर में विलुप्त होने का बहुत बड़ा खतरा झेल रही है। संकटग्रस्त जातियां निकट भविष्य में, अभी वर्तमान में उनकी विलुप्ति का कोई खतरा नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में उन पर विलुप्ति का खतरा बना हुआ है। इनको कहेंगे बच्चों संकटग्रस्त जातियां। और सुभेद जातियां किनको कहा जाएगा? जिनके प्राकृतिक आवास संकटग्रस्त हैं, जिनके प्राकृतिक आवास संकटग्रस्त है और कुछ समय बाद विलुप्ति का खतरा बना हुआ है। कुछ समय बाद जिन पर विलुप्ति का खतरा बना हुआ है, ऐसों को अपन कहेंगे सुभेद जातियां। तो बच्चों रेड डाटा बुक से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा पुस्तिका कहां से मान लो प्रकाशित की जाती है, किन की सूची उपलब्ध कराती है, अपने भारत में विलुप्त होने की कगार या विलुप्ति का खतरा जिन जातियों पर मंडरा रहा है वो कितनी है? बताया था 172। उनमें से स्तनधारियों की, पक्षियों की, सरीसृपों की, उभयचरों की, मछलियों की, अकशेरुकियों की कितनी कितनी जातियां हैं वो सारा मैंने आपको बता दिया। रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट सूची बनाने का उद्देश्य क्या होता है वो अपन ने समझ लिया। और ये बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी है। विलुप्त जाति किसको कहेंगे? जिस जाति का एक भी सदस्य जीवित ना बचा हो। वन्य जीवन में विलुप्त जातियां ऐसी जाति जो प्राकृतिक आवासों में वन्य जीवन में तो वर्तमान में नहीं मिल रही है, लेकिन किसी दूसरे मानव निर्मित या सुरक्षित आवास में वो जैसे है। अभी मान लो कोई स्पीशीज जूलॉजिकल गार्डन में तो पाई जाती है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से वनों में नहीं देखी जाती। अत्यधिक संकटग्रस्त वर्तमान में वन्य अवस्था में प्रेजेंट है, लेकिन फ्यूचर में उनके ऊपर तलवार लटक रही है, विलुप्ति का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उनको कह देंगे अत्यधिक संकटग्रस्त। संकटग्रस्त जातियां
निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा है। वर्तमान में प्रेजेंट है, ऐसे मान लो संख्या भी पर्याप्त है, लेकिन निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा है। सुभेद जाति किनको कहेंगे? जिनके प्राकृतिक आवास संकटग्रस्त हो गए हैं और कुछ समय के बाद उन पर भी विलुप्ति का खतरा मंडराने लग जाएगा। ऐसी जातियों को बच्चों क्या कहा जाएगा? सुभेद जातियां। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो ये चैप्टर नंबर 15 है, जैव विविधता व संरक्षण, वो लगभग कंप्लीट होता है। अब बच्चों हर बार कुछ एक मान लो डे पूछा जा सकता है आपसे, है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस, जैव विविधता दिवस, पृथ्वी दिवस। तो ये जनरल नॉलेज की सी बातें हैं, इनमें से कुछ एक आपको मैं समझा देता हूं, और बाकी न्यूज़पेपर वगैरह जब अपन पढ़ते हैं, कोई जनरल नॉलेज की बुक होती है, उसमें से अपने को पता होना चाहिए। तो ऐसे कुछ फैक्ट हैं, कुछ डेज मान लो, कुछ संस्थाओं की जैसे अपन बात करें, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ संस्थान हैं जिनकी फुल फॉर्म और कुछ इंपॉर्टेंट डेज। साथ में बच्चों सिंबल अपन बहुत सारे जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पुष्प, ऐसे राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी। तो ये बच्चों कुछ फैक्ट हैं, कुछ डेज मान लो, कुछ अपने देश के और राज्य के प्रतीक मान लो, और कुछ संस्थाएं मान लो। इनमें से बच्चों जो महत्वपूर्ण है उनकी एक लिस्ट बनाकर मैं आपको समझा देता हूं, वो आप याद कर लेना, और बाकी आप जीके वगैरह की पुस्तकों में से, न्यूज़पेपर में से रोजाना की चीजें देखकर समझ सकते हो और याद करके रख सकते हो। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अपन देख लेते हैं। देखो बच्चों, रेड डाटा बुक अपन ने देख ली, एक और है बच्चों ग्रीन डाटा बुक। इस पुस्तक में दुर्लभ पादपों, रेयर प्लांट्स के संरक्षण क्षेत्र, दुर्लभ पादपों को कहां संरक्षित किया जा रहा है, जैसे बोटनिकल गार्डन। तो दुर्लभ पादपों के संरक्षण क्षेत्र जैसे बोटनिकल गार्डन की लिस्ट बनाई जाती है, किसमें? ग्रीन डाटा बुक में। अब देखो कुछ संक्षिप्त रूप हैं जिनकी फुल फॉर्म अपन देखते हैं, जो कि बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और इसी से मिलता जुलता है बच्चों WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। W फॉर वर्ल्ड, C फॉर कंजर्वेशन, U फॉर यूनियन। और इस पर आप ध्यान दोगे बच्चों, या तो IUCN पूछा जा सकता है, और अगर WC पूछ लिया जाए वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, तो बच्चों IUCN का ही नया नाम बनाया जा चुका है, क्या? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। नेक्स्ट WWF द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फंड है। MAB ये मैं आपको पीछे बता चुका, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, M फॉर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। CPCB ये बच्चों अगले चैप्टर में वैसे भी आ जाएगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP। BRP बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, BRP बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। यूनेस्को ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, E फॉर एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक, C फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट डेज हैं, दिवस हैं, जैसे विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है,
विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 21 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वन महोत्सव दिवस 7 जुलाई को और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। बच्चों, जैव विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ओजोन दिवस, ये बच्चों आपके प्रीवियस नीट के एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। अच्छी तरह से ध्यान रखना। विश्व वन दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 21 मई को, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को, वन महोत्सव डे 7 जुलाई को और वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को। इसके अलावा और भी बच्चों को छोटी मोटी जानकारी है, वो भी आप याद रख सकते हो। जैसे इंडिया के रेफरेंस में अगर अपन देखें, राष्ट्रीय पशु टाइगर, बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय जलीय जंतु एक्वेटिक एनिमल नदी की डॉल्फिन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बच्चों। राष्ट्रीय जंतु लेकिन कैसा? एक्वेटिक, नदी की डॉल्फिन। यही चीज अगर अपन राजस्थान के संदर्भ में देखें, राज्य जंतु, राज्य पशु ऊंट, ठीक है। राज्य पक्षी जानते ही हो बच्चों, गोडावण। राज्य पुष्प, राज्य पुष्प हो जाएगा बच्चों रोहिड़ा। राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। राज्य वृक्ष, ये भी आप जानते हो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरिया। तो ये कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो बच्चों इस चैप्टर से संबंधित अपने को ध्यान रखनी है। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से अपन बच्चों इकोलॉजी वाली यूनिट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनवायरमेंटल इशू या पर्यावरण के मुद्दे। धन्यवाद।